मांगे की घड़ी बाय मुंशी प्रेमचंद। मेरी समझ में आज तक यह बात न आई कि लोग ससुराल जाते हैं तो इतना ठाट बाट क्यों बनाते हैं। आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है। हम अगर लखपति हैं तो क्या और रोटियों के मोहताज हैं। तो क्या विवाह तो हो ही चुका। अब इस ठाट का हमारे ऊपर क्या असर पड़ सकता है। विवाह के पहले तो उससे कुछ काम निकल भी सकता है। हमारी संपन्नता बातचीत पक्की करने में बहुत कुछ सहायक हो सकती है। लेकिन जब विवाह हो गया, देवी जी हमारे घर का सारा रहस्य जान गई और निसंदेह अपने माता पिता से रो रो कर अपने दुर्भाग्य की कथा भी कह सुनाई। तो हमारा यह ठाट बाट हानि के सिवा लाभ नहीं पहुंचा सकता। फटे हालों देखकर संभव है हमारी सास जी को कुछ दया आ जाती और विदाई के बहाने कोई माकूल रकम हमारे हाथ लग जाती। यह ठाट देखकर तो वह अवश्य ही समझेंगी कि अब इसका सितारा चमक उठा है। जरूर कहीं न कहीं से माल मार लाया है। उधर नाई और कहार इनाम के लिए बड़े बड़े मुंह फैलाएंगे। वह देवी जी को भी भरम हो सकता है। मगर यह सब जानते हुए और समझते हुए मैंने पर साल होलियों में ससुराल जाने के लिए बड़ी बड़ी तैयारियां की। रेशमी अचकन जिंदगी में कभी न पहनी थी। फ्लेक्स के बूटों का भी स्वप्न देखा करता था। अगर नकद रुपये देने का प्रश्न होता तो शायद यह स्वप्न स्वप्न ही रहता। पर एक दोस्त की कृपा से दोनों चीजें उधार मिल गई। चमड़े की सूटकेस और मित्र से मांग लाया। दरी फट गई थी और नई दरी उधार मिल भी सकती थी, लेकिन बिछावन ले जाने की मैंने जरूरत न समझी। अब केवल रिस्ट वॉच की और कमी थी। यूँ तो दोस्तों में कितनों ही के पास रिस्ट वॉच थी। मेरे सिवा ऐसे अभागे बहुत कम होंगे जिनके पास रिस्ट वॉच ना हो। लेकिन मैं सोने की घड़ी चाहता था और केवल दानू के पास थी। मगर दानू से मेरी बेतकल्लुफ़ी न थी। दानू रूखा आदमी था। मंगनी की चीज़ों का लेना और देना दोनों ही पाप समझता था। ईश्वर ने माना है वह इस सिद्धांत का पालन कर सकता है। मैं कैसे कर सकता हूँ। जानता था कि वह साफ इनकार करेगा, पर दिल में ना माना। खुशामद के बल पर मैंने अपने जीवन के बड़े बड़े काम कर दिखाए। इसी खुशामद की बदौलत आज महीने में 30 रुपये फटकारता हूँ। 1000 ग्रेजुएटों से कम उम्मीदवार न थे, लेकिन सब मुंह ताकते रह गए और बंदा मूंछों पर ताव देता खड़ा है। जब इतना बड़ा पासा मार लिया तो 2-4 दिन के लिए घड़ी मांग लाना कौन सा बड़ा मुश्किल काम था। आज हो जाने की तैयारी थी। रात काल दानू के पास पहुंचा और उसके बच्चे को, जो बैठक के सामने सहन में खेल रहा था, गोद में उठाकर लगा भींच भींच कर प्यार करने। दानू ने पहले तो मुझे आते देखकर जरा प्योरियां चढ़ाई थी, लेकिन मेरा यह वात्सल्य देखकर कुछ नरम पड़े। ओठों के किनारे जरा फूल गए। बोले, खेलने दो दुष्ट को, तुम्हारा कुर्ता मैला हो जाता है। मैं तो इसे कभी छूता भी नहीं। मैंने कृत्रिम तिरस्कार का भाव दिखाकर कहा, मेरा कुर्ता मैला हो रहा है ना, आप इसकी क्यों फिक्र करते हैं। वाह, ऐसा फूल सा बालक, और उसकी यह कदर। तुम जैसों को तो ईश्वर नाहक संतान देता है। तुम्हें भारी मालूम होता हो तो लाओ मुझे दे दो। यही कहकर मैंने बालक को कंधे पर बिठा लिया और सहन में कोई 15 मिनट तक उचकता फिरा। बालक खिलखिलाता था और मुझे दम न लेने देता था। यहाँ तक कि दानू ने उसे मेरे कंधे से उतारकर जमीन पर बिठा दिया और बोले, कुछ पान पत्ता तो लाया नहीं, उल्टे सवारी कर बैठा। जा, अम्मा से पान बनवा ला।
बालक मचल गया। मैंने उसे शांत करने के लिए दीनू को हल्के हाथों से 2-3 थप जमाए और उनकी रिस्ट वॉच से सुसज्जित कलाई पकड़कर बोला, ले लो बेटा, इनकी घड़ी ले लो। यह बहुत मारा करते हैं तुम्हें। आप तो घड़ी लाकर लगा कर बैठे हैं और हमारे मुन्ने के पास घड़ी नहीं। मैंने चुपके से रिस्ट वॉच खोलकर बालक की बाह में बांध दी और तब उसे गोद में उठाकर बोला, भैया अपनी घड़ी हमें दे दो। सियाने बाप के बेटे भी सियाने होते हैं। बालक ने घड़ी को दूसरे हाथ से छिपाकर कहा, तुमको नहीं देंगे। मगर मैंने अंत में उसे फुसलाकर घड़ी ले ली और अपनी कलाई पर बांध दी। बालक पान लेने चला गया। दानू बाबू अपनी घड़ी के अलौकिक गुणों की प्रशंसा करने लगे। ऐसी सच्ची समय बताने वाली घड़ी आज तक कम से कम मैंने नहीं देखी। मैंने अनुमोदन किया कि मैं भी तो रिस्क रिवर्स। दानू, अजी रिवर्स होने में क्या होता है? लाखों रिवर्स घड़ियां देख चुका हूँ। किसी को सर्दी, किसी को जुकाम, किसी को कटिया, किसी को लकवा। जब देखिए तब अस्पताल में पड़ी है। घड़ी की पहचान चाहिए और यह कोई आसान काम नहीं। कुछ लोग समझते हैं बहुत दाम खर्च कर देने से अच्छी घड़ी मिल जाती है। मैं कहता हूँ तुम गधे हो। दाम खर्च करने से ईश्वर नहीं मिला करते। ईश्वर मिलता है ज्ञान से और घड़ी भी मिलती है ज्ञान से। वासिफ साहब को तो जानते होंगे। बस बंदा ऐसे ही की खोज में रहता है। एक दिन आकर बैठ गया। शराब की चाट थी, जेब में रुपये नदारद। मैंने 25 रुपए में वह घड़ी ले ली। इसको 3 साल होते हैं और आज तक 1 मिनट का फर्क नहीं पड़ा। कोई इसके 100 आंकता है, कोई 200, कोई 350, कोई पौने पौने 500। मगर मैं कहता हूँ तुम सब गधे हो। 1000 के नीचे ऐसी घड़ी नहीं मिल सकती। पत्थर पर पटक दो, क्या मजाल कि बल खाए। मैं तब तो यार एक दिन के लिए मंगनी दे दो। बाहर जाना है, औरों को भी इसकी करामत सुनाऊंगा। मंगनी तो तुम जानते हो, मैं कोई चीज नहीं देता। क्यों? क्यों नहीं देता? इसकी कथा सुनाने बैठूं तो अलिफ लैला की दास्तां हो जाए। इसका सारांश यह है कि मंगनी में चीज देना मित्रता की जड़ खोदना, मुरव्वत का गला घोटना और अपने घर आग लगाना है। आप बहुत उत्सुक मालूम होते हैं, इसलिए 2-1 घटनाएं सुना दूं। आपको फुर्सत है ना? हाँ, आज तो दफ्तर बंद है, तो सुनिए। आज साहब लालटेन मांगनी ले गए। लौटाने आए तो चिमनियाँ सब टूटी हुई। पूछा, यह आपने क्या किया? तो बोले, जैसी गई थी वैसी आई। यह तो आपने नहीं कहा था कि इसके बदले नई लालटेन दूंगा। वाह साहब, यह अच्छा रोजगार निकाला। बताइए क्या करता। एक दूसरे महाशय कालीन ले गए, बदले में एक फटी हुई दरी ले आए। पूछा तो बोले, साहब आपको तो यह दरी मिल भी गई, मैं किसके सामने जाकर रो? मेरी 5 कालीनों का पता नहीं। कोई साहब सब समेट ले गए। बताइए उनसे क्या कहता। तब से मैंने कान पकड़े कि अब किसी के साथ यह व्यवहार ही ना करूँगा। सारा शहर मुझे बेमुरव्वत, मक्खी चूस और जाने क्या क्या कहता है, पर मैं परवाह नहीं करता। लेकिन आप बाहर जा रही हैं और बहुत से आदमियों से आपकी मुलाकात हुई। संभव है कोई इस घड़ी का ग्राहक निकल आए, इसीलिए आपके साथ ऐसी सख्ती ना करूँगा। हाँ, इतना अवश्य कहूँगा कि मैं इसे निकालना चाहता हूँ और मुझे आपसे सहायता चाहिए। अब कोई दाम लगाए तो मुझसे आकर कहिएगा। मैं यहाँ से कलाई पर घड़ी बांधकर चला तो ज़मीन पर पाँव न पड़ते थे। घड़ी के मिलने की इतनी खुशी न थी जितनी एक मुड़ पर विजय पाने की। कैसा फंसा है बच्चे को। वह समझते थे वह समझते थे कि मैं ही बड़ा सयाना हूँ। यह नहीं जानते थे कि यहाँ उनके
भी गुरु घंटाल है। नेक्स्ट पार्ट आएगा कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।